इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ यानी कि आईबीडी जो होता है बेसिकली एक अम्ब्रेला टर्म है जिसका इस्तेमाल जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उसके क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन वाले डिसऑर्डर्स को डिनोट करने के लिए किया जाता है। अब ये बेसिकली जो अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड क्रॉन्स डिजीज़ है इनको इंक्लूड करते हैं। अगर हम बात करें अल्सरेटिव कोलाइटिस की तो अल्सरेटिव कोलाइटिस में जो लार्ज इंटेस्टाइनल रेक्टम होता है उसकी जो सुपरफिशियल लाइनिंग है उसमें इन्फ्लेमेशंस हो जाते हैं, अल्सर्स हो जाते हैं, घाव हो जाते हैं। वहीं पे जो क्रॉन्स डिजीज़ है ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की लाइनिंग को वहाँ पे इन्फ्लेमेशन करता है। जो डीप लाइनिंग है, जो डीप स्ट्रक्चर्स हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन इस कंडीशन में हो जाता है। अगर हम लक्षणों की बात करें तो जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है एंड क्रॉन्स डिजीज़ है इन दोनों के जो लक्षण होते हैं मोर और लेस सेम होते हैं और ये डिपेंड करते हैं कि जो पेशेंट है उसकी कंडीशन की सिवियरिटी कितनी है और किस एरिया को एग्जैक्टली अफेक्ट कर रहा है। तो जो इसके लक्षण होते हैं, जो इसके सिम्पटम्स होते हैं वो माइल्ड टू सीवियर हो सकते हैं और जो सिम्पटम्स का पीरियड होता है बेसिकली ये एक्टिव इलनेस एंड रिमिशन इस तरीके से ये डिवाइडेड होता है। मतलब किसी टाइम पे पेशेंट में ड्यू टू सम रीजंस कुछ एक ट्रिगर फैक्टर्स हो सकते हैं, उनके कारण से पेशेंट में एक पीरियड ऑफ एक्टिव इलनेस चलेगा जहाँ पे पेशेंट को काफ़ी तकलीफ होगी। जो कंडीशन इससे रिलेटेड सारे लक्षण पेशेंट में नजर आएंगे। वहीं पे कुछ समय है जिसकी वजह से जो पेशेंट है वो अंडर रिमिशन पीरियड होता है जिसमें कि जो लक्षण होते हैं इस कंडीशन से रिलेटेड वो नज़र नहीं आते हैं। वो कंडीशंस मतलब उस टाइम पे पेशेंट एक रिलीफ की कंडीशन में रहता है, रिलीफ के पीरियड में रहता है। तो जो सिम्टम्स हैं जैसा कि मैंने बताया दोनों में ही सेम होते हैं। डायरिया है, थकान है, उसके अलावा एब्डोमिनल पेन एंड क्रैम्प्स हो सकते हैं, ब्लीडिंग हो सकता है स्टूल के साथ ही साथ रिड्यूस्ड एपेटाइट एंड वेट लॉस हो सकता है। तो ये सारे सिम्टम्स दोनों ही कंडीशन में मोर और लेस सेम मिलते हैं। तो अगर आपको अपनी बोवेल हैबिट्स में कोई परसिस्टेंट चेंज नज़र आ रहे हैं और लॉन्ग पीरियड की कुछ अलग सी हैबिट नज़र आ रही है या फिर जो लक्षण मैंने बताया उस तरीके के लक्षण आपको महसूस हो रहे हैं एक लंबे समय के लिए, तो आपको अपने डॉक्टर से इसके बारे में ज़रूर बात करनी चाहिए क्योंकि ये आईबीडी के कारण हो सकते हैं। हालांकि जो ये कंडीशन है अपनी आप में फेटल नहीं है, लेकिन अगर इसको टाइमली मैनेज नहीं किया जाता है, इसकी सीवियरिटी बढ़ जाती है तो इसके कॉम्प्लिकेशंस कई बार डेबिलिटेटिंग या फिर लाइफ थ्रेटनिंग हो सकते हैं। तो टाइमली कंडीशन को समझना, उसको मैनेज करना, ट्रीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इसके कारणों के बारे में समझने की कोशिश करें तो एग्जैक्ट इसकी क्या रीज़न है, क्या कॉजेज़ हैं, कहना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इम्यूनिटी एक बड़ा रोल प्ले करती है, साथ ही साथ हेरिडिटी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल इसमें प्ले करती है। अगर इसके रिस्क फैक्टर की बात करें तो यूजुअली ये 50s एंड 60s के एज में होता है, लेकिन कम एज में भी हो सकता है। साथ ही साथ सिगरेट स्मोकिंग एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। उसके अलावा दर्द की दवाइयों का अगर ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन लंबे समय के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो ये भी एक रिस्क फैक्टर के लिए के जैसा काम करता है। अगर इसको टाइमली नहीं समझ पाते हैं, डायग्नोसिस नहीं होती है, ट्रीटमेंट नहीं होता है तो इसके कई सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं जो कि इन फ्यूचर प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं, लाइफ थ्रेटनिंग हो सकते हैं। तो सबसे पहला अगर हम इसके कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो कोलोन कैंसर एक बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन है अगर इसको टाइमली नहीं ट्रीट करते हैं। अल्सरेटिव कोलाइटिस है, क्रॉन्स डिजीज़ है, दोनों ही कंडीशन में ये कोलोन को अफेक्ट करते हैं। तो ये धीरे धीरे ओवर द पीरियड ये कैंसरस कंडीशन में कन्वर्ट हो सकता है। तो टाइमली मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही साथ जैसे कि मैंने पहले बताया था एक्टिव पीरियड ऑफ इलनेस एंड रिमिशन होता है, तो एक्टिव पीरियड में जो होता है एक्टिव इलनेस के दौरान जो आईबीडी का एक्टिव इलनेस का पीरियड है उसमें स्किन, आई और जॉइंट से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इनका भी इन्फ्लेमेशन हो सकता है। क्योंकि पहले मैंने बताया था कि इसमें इम्यूनिटी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है तो इसकी वजह से ये कंडीशन हो सकती है। उसके अलावा वेन्स एंड आर्टरीज में ब्लड क्लॉट की भी एक कॉम्प्लिकेशन इसके साथ देखी गई है। उसके अलावा प्राइमरी स्क्लेरोजिंग कोलेंजाइटिस की भी कंडीशन एक कॉम्प्लिकेशन इसके साथ हो सकती है। अब अगर बात करते हैं सेपरेटली कि क्रॉन्स डिजीज़ के क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं तो बॉवल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, फिशुलाज हो सकते हैं, एनल फिशर्स हो सकते हैं, मेल ऑब्जॉर्प्शन, मेल न्यूट्रिशन भी हो सकता है। मेल न्यूट्रिशन क्योंकि इसमें बहुत सारे ड्यू टू इतनी सारी जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें कई बार ये प्रॉपर न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन नहीं होता है तो अनीमिया की कंडीशन हो सकती है। आयरन डेफिशिएंसी, विटामिन बी डेफिशिएंसी, अनीमिया ऐसी कंडीशन में हो सकता है। वहीं पे अल्सरेटिव कोलाइटिस की कुछ एक कॉम्प्लिकेशंस हैं। यहाँ पे कोलोन में परफोरेशन यानी कि होल मतलब कि छेद हो सकता है, टॉक्सिक मेगाकोलोन हो सकता है और साथ ही साथ डिहाइड्रेशन की भी कंडीशन हो सकती है क्योंकि डायरिया परसिस्टेंटली प्रेजेंट होता है तो उसकी वजह से कई बार डिहाइड्रेशन की भी कंडीशन पेशेंट के साथ
हो सकती है। तो ये कुछ एक कॉम्प्लिकेशंस हैं जो कि दोनों कंडीशन यानी कि अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड क्रॉन्स डिजीज़ के साथ प्रेज़ेंट होते हैं। और अगर हम ओवरऑल जो आईबीडी है उसको टाइमली समझ लेते हैं और मैनेज कर लेते हैं तो इन कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सकता है। तो ये तो थी सारी जानकारी जो कि इसके लक्षणों के बारे में और इसके जो रिस्क फैक्टर्स हैं और कॉम्प्लिकेशंस हैं उनके बारे में। इसके ट्रीटमेंट, मैनेजमेंट या डायग्नोसिस से रिलेटेड जानकारी के लिए हमारा दूसरा वीडियो जो इससे रिलेटेड है वो देखना ना भूलें। उसके अलावा भी आप कोई सुझाव देना चाहते हैं या फिर कुछ और भी जानकारी है जो आप जानना चाहते हैं आईबीडी के बारे में, तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर हमें बताएँ। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।